हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हमने स्टार्ट कर दिया था सरफेस केमिस्ट्री, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है कोलॉइड्स। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया एड्सॉर्प्शन, सेकंड पार्ट है कोलॉइड्स। अब देखिए कोलॉइड्स क्या होते हैं, उसके लिए दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस सॉल्युबल है, यहाँ पर बेसिकली वाटर सॉल्युबल की बात हो रही है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो जो भी सब्सटेंस सॉल्युबल है उसको हमने दो में डिवाइड करा है। पहला है आपके क्रिस्टलॉइड्स, दूसरा है कोलॉइड्स। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। रेडिली डिफ्यूज, अब देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन की। किसकी बात हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन की, क्योंकि हमने कहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो जो सब्सटेंस सॉल्युबल है उसकी बात हो रही है। तो जो सब्सटेंस सॉल्युबल है किसी न किसी में तो सॉल्युबल होगा, वो किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। और यहां पर हमने क्लासिफिकेशन किसका किया है, जो सब्सटेंस सॉल्युबल हुआ है उसकी बात हो रही है। रेडिली डिफ्यूजेस थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, मतलब क्रिस्टलॉइड किसको कहा है हमने, जो कि रेडिली डिफ्यूजेबल हो। एक शब्द है रेडिली, रेडिली का मतलब आसानी से या बहुत जल्दी से। डिफ्यूजेस, डिफ्यूजेस मतलब आसानी से डिफ्यूज हो जाए, ठीक है। आई थिंक इसको हिंदी में विसरण कहते हैं। डिफ्यूजेस, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रेडिली डिफ्यूजेस थ्रू अ पार्चमेंट पेपर, जो कि पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड। एग्जाम्पल क्या है, एसिड्स, बेसिस, यूरिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब यहां पर आप ध्यान रखना, यूरिया, यूरिया जो है वो आपके कॉलोइड्स नहीं है, वो क्या है, आपके क्रिस्टलॉइड्स है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूरिया। दूसरा जो है वो यूरिया जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। दो चीज आप ध्यान रखना, आगे काम आएगी आपके। तो एसिड्स, बेसिस, यूरिया, शुगर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये सब क्या है, क्रिस्टलॉइड्स है, कॉलोइड्स नहीं है। दूसरा दे रखा है कॉलोइड्स फिर है क्या, आइदर डिफ्यूजेस वेरी स्लोली और डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल, मतलब या तो बिल्कुल ही डिफ्यूज ना हो या फिर इतना स्लो हो कि उसके डिफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आइदर डिफ्यूज वेरी स्लोली और डू नॉट डिफ्यूज एट ऑल थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। एग्जांपल, मतलब जो या तो डिफ्यूज ही नहीं होते या बहुत स्लोली डिफ्यूज होते हैं थ्रू पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोइड्स कहते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, जिलेटिन, गम, ईटीसी। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये सब आपके क्या है, ये जितने भी एग्जांपल है सब कॉलोइड्स के एग्जांपल हैं। स्टार्च हो गया, एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, गम हो गया, ईटीसी, ये सब किसके एग्जांपल है, कॉलोइड्स के। इसके अलावा एक एग्जांपल अलग से मैंने हाईलाइट कर रखा है, मेंशन कर रखा है। क्या दे रखा है, NaCl इन बेंजीन क्या है, कॉलोइड। क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो आ गया, हालांकि जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। NaCl इन बेंजीन, अब जैसे NaCl होगा वो इलेक्ट्रोलाइट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब आप सोचोगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमने किसमें पढ़ रखा है, क्रिस्टलॉइड्स में पढ़ रखा है, तो हम क्रिस्टलॉइड टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर NaCl एक्वस में है तो बात अलग है, लेकिन अगर बेंजीन में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉलोइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर आपने तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करी थी, बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है, स्पेशल कंडीशन में अगर दे रखा है तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, इस पे तो अभी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, एटलीस्ट पूछा ही नहीं गया, क्योंकि थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस पे पूछा गया है, पार्टिकल साइज इन कॉलोइड सॉल्यूशन। जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कॉलोइडल विलयन जो होते हैं, वहां पर आपके पार्टिकल साइज पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो पार्टिकल साइज जो है डायमीटर के फॉर्म में दे रखा है, डायमीटर के सेंस में दे रखा है, या रेडियस के फॉर्म में कई बार हम कहते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर डायमीटर के सेंस में बात हो रही है। अब डायमीटर की रेंज क्या है कॉलोइड्स के पार्टिकल की, देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ये डिफ्यूज हो रहा है और ये डिफ्यूज नहीं हो रहा, लेकिन बेसिकली वो प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कॉलोइड होता है और एक सस्पेंशन होता है। तो बेसिकली इसमें पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, पार्टिकल साइज का। तो मेनली पार्टिकल साइज जो है वो है यहाँ पर कॉलोइडल पार्टिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल, या कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, उसका साइज। पार्टिकल साइज इन कॉलोइड सॉल्यूशन डायमीटर के सेंस में देखा, ये आपको रेंज ध्यान रखनी है। रेंज क्या है, अलग अलग यूनिट है, या तो आप सारी यूनिट रटो या फिर एक यूनिट याद करो और बाकी को यूनिट कन्वर्जन से चेंज कर लो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से ये है कि आप एक याद रखो, बाकी कन्वर्ट कर लो। अब यहां पर ये कह रहा है सबसे पहले नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब इसके ऊपर एम और म्यू का साइन है। एम का मतलब होता है मिली और म्यू का मतलब होता है माइक्रो। तो मिली माइक्रोन, मिली माइक्रो, मिली माइक्रोन कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहां पर आप कहते हो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर,
ये लिख देता हूँ। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो माइनस और -3 और -6 को मिला दो, कितना हो जाएगा? -9। तो मिली माइक्रोन कहो या नैनोमीटर कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों यूनिट में रेंज क्या है? 1 से 1000, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर या 1 मिली माइक्रोन टू 1000 मिली माइक्रोन। क्लियर? अब यहां पर दूसरी यूनिट आ गई एंगस्ट्रॉन्ग में। अब एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है 10⁻−10, ठीक है, 10⁻−10। अब यहां पर अगर मैं यूनिट कन्वर्जन करूं तो नैनोमीटर जो होता है 10⁻9 होता है और आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब 10⁻9 ही हो गया। और ये आपके 10⁻9 होता है और ये 10 की घात कितना है? 3। तो ये आप 10�6 कह सकते हो। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन भी कर दिया साथ के साथ माइनस में। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻10 और आगे 10 लगा हुआ, मतलब एक प्लस में है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 10⁻9। मतलब रेंज सेम ही आ रही है, अलग अलग यूनिट है। ये आपके 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 का मतलब 10⁻4 और 10⁻−10, तो टोटल कितना आ गया? 10⁻6। तो आप किसी भी फॉर्म में याद कर सकते हो। 1 से 1000 नैनोमीटर, 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद मीटर में दे रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ यूनिट कन्वर्जन करा तो मीटर में आ गया। मैंने आपसे क्या कहा? एक याद करो, बाकी यूनिट कन्वर्जन से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपकी 10⁻9 मीटर से 10⁻6 मीटर। उसके बाद सेंटीमीटर में करोगे तो 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो आप इसको अलग अलग यूनिट में याद कर सकते हो। किसी भी एक में याद करोगे, बाकी में आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। तो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर ये रेंज है कोलोइडल पार्टिकल की। एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, स्कूल लेक्चरर 2013 में भी पूछ रखा है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कह रहा है पार्टिकल कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यहाँ पर जब हम कोलोइडल पार्टिकल की बात करें तो उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है आगे आ जाएगा, तब हम उसको और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। आगे क्या दे रखा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो हेटेरोजीनस सिस्टम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या है कि कई, जैसे एक अलग से यूनिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक सॉल्यूशन यूनिट पढ़ेंगे। मतलब जब भी पढ़ेंगे एक यूनिट आपके सिलेबस में दे रखी है सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन हम स्पेशली अलग से कह रहे हैं, कोलोइड सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्यूशन, कुछ भी आप कह सकते हो। एक हम सिंपल कहते हैं सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस है पार्टिकल साइज का। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वहां पार्टिकल साइज कम होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज ज्यादा होता है। उससे होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक फेज होती है, मतलब वो होमोजीनियस सिस्टम होता है। लेकिन आपके जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसमें 2 फेज होती है, हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है हेटेरोजीनियस सिस्टम है, विषमांगी सिस्टम है, ठीक है। 2 फेज है इसमें, ठीक है। अब जो 2 फेज है उसका नाम क्या है? एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक। लेकिन वो क्या होते हैं? वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 अलग अलग फेज है, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, हेटेरोजीनियस सिस्टम है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब जैसे मीडियम की बात हो गई, मीडियम का मतलब पूरा जो माहौल तैयार हो रहा है या वातावरण तैयार हो रहा है वो मीडियम में तैयार हो रहा है। मतलब एक तरह से आप इसको अगर इमेजिन करो कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसको आप एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में। और डिस्पर्स फेज का मतलब आप इसको सॉल्यूट के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो। डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन एक याद रखने के लिए, क्योंकि अगर हम वैसे ही पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम तो इमेज ही नहीं बनेगी माइंड में कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसको आप सॉल्यूट कह सकते हो, इसको आप सॉल्वेंट कह सकते हो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब ये हेटेरोजीनियस सिस्टम जो है ये आपके RS 2007 में पूछ रखा है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो उसकी नेचर क्या होती है। तो हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, 2 फेज होती है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। जैसा कि हमने देखा कोलोइडल जो सॉल्यूशन है या जो कोलोइडल सिस्टम है वो हेटेरोजीनियस है और उसमें 2 फेज है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, या हम कहें टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम ले रखे हैं, उसके बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है, वर्गीकरण कर रखा है। तो डिस्पर्स्ड फेज जो कि कम मात्रा में है, जिसको आप सॉल्यूट से इमेजिन कर सकते हो, और डिस्पर्जन मीडियम जो कि ज्यादा मात्रा में, जिसको आप सॉल्वेंट से इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन का मतलब कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, हेटेरोजीनियस सिस्टम है। उसके बाद इससे जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन बना उसका एक कॉमन नेम होता है, जिसको कॉमनली हम क्या टर्म काम में लेते हैं वो भी मेंशन है।
और उसके बाद है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल पे पूछे जाते हैं, उसके अलावा कॉमन नेम पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये हमको क्या करना है, पूरा याद करना है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, डिस्पर्स्ड फेस जो है कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब हमने एक डिस्पर्स्ड फेस है उसको अलग अलग स्टडी करेंगे, उसके बाद दूसरी डिस्पर्स्ड फेस। तो सबसे पहले हमने डिस्पर्स्ड फेज ली सॉलिड। अब सॉलिड जो है वो फर्स्ट है डिस्पर्जन मीडियम गैस, मतलब हम क्या कहेंगे, सॉलिड इन गैस। सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और गैस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर हम ऐसे कह रहे हैं सॉलिड इन गैस, इसका मतलब सॉलिड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और गैस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। इसको हमने जो कॉमन नेम दे रखा है, कॉमन टर्म दे रखी है, वो है सॉलिड एरोसॉल। क्या दे रखा है, सॉलिड एरोसॉल। ठीक है, यहां पर अगर आप पूरे में देखेंगे तो एक एरोसॉल भी आपको मिल रहा है। तो एरोसॉल जो है वो लिक्विड इन गैस के लिए है। एरोसॉल जो टर्म है वो किसके लिए है, लिक्विड इन गैस। तो अगर मैंने लिक्विड की जगह सॉलिड इन गैस कर दिया तो इसको हमने टर्म क्या दे दी, सॉलिड एरोसॉल। ठीक है, तो एरोसॉल क्या है, लिक्विड इन गैस। सॉलिड एरोसॉल क्या है, सॉलिड इन गैस। तो ये सॉलिड एरोसॉल हो गया। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल याद करने। एग्जाम्पल क्या है, स्मोक, फ्यूम, डस्ट, ये एग्जाम्पल है, स्मोक, फ्यूम और डस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि स्मोक जो है उसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, इस टाइप से एग्जाम में आता है। या फिर वो ऐसे कहेगा कि सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा। या फिर वो ऐसे कहेगा सॉलिड एरोसॉल का एग्जाम्पल है। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना है, स्मोक, फ्यूम और डस्ट। सेकेंड है सॉलिड इन लिक्विड। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन को इमेजिन करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या था, हमने पानी लिया उसमें शक्कर घोल ली, या पानी लिया उसमें नमक घोल लिया। इसका मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहता है वो बेसिकली किसके लिए रहता है, सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो उसी फॉर्म में यहाँ पर आपके दे रखा है सॉलिड इन लिक्विड, इसको हमने सॉल कहा है। ठीक है, अब सॉल के एग्जाम्पल क्या हैं, पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 सॉल, गोल्ड सॉल, जिलेटिन, ETC। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ऐसा नहीं कि ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो कॉमन एग्जाम्पल बुक्स में मेंशन होते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको एग्जाम्पल मिलता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया पेंट, सेल फ्लूइड, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, गोल्ड सॉल, जिलेटिन। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। दोनों ही सॉलिड हो गए, डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्शन मीडियम भी। ये आपके कहलाता है सॉलिड सॉल। क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल। रूबी ग्लास, जेम स्टोन। देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है जेम स्टोन जो है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं पूछा गया, दूसरा पूछा गया, प्यूमिक स्टोन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। ठीक है, और आपको शीट में क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड सॉल जो है उसमें रूबी ग्लास और जेम स्टोन है। देखिए, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मुझे हो गया प्यूमिक स्टोन और जेम स्टोन। जेम स्टोन है सॉलिड इन सॉलिड और प्यूमिक स्टोन क्या है, गैस इन सॉलिड। इसका ध्यान रखना है आपको, रूबी ग्लास और जेम स्टोन। इसके बाद आपके डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड इन गैस को हम कहते हैं एरोसॉल। तो एरोसॉल का जो एग्जांपल है वो है मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। अब देखिए, हो क्या सकता है कि ये आपके स्मोक और जो फ्यूम है उसमें हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाए, और ये आपके मिस्ट और फॉग है। तो ये टर्म थोड़े से सुनने में एक जैसे लगते हैं, या हम इमेजिन करते हैं तो थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके सॉलिड इन गैस है, स्मोक, फ्यूम और डस्ट, और ये आपके लिक्विड इन गैस है, मिस्ट, फॉग, क्लाउड। ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मिस्ट, फॉग, क्लाउड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है लिक्विड इन लिक्विड। इसका जो टर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इमल्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके जो स्कूल लेक्चरर का सिलेबस है उसमें अलग से स्पेशली मेंशन कर रखा है। ठीक है, इमल्शन। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि भाई इमल्शन किसे कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, जिसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। या फिर वो ऐसे कहते हैं कि इमल्शन में क्या है, तो दोनों लिक्विड है। या हम कहें कि लिक्विड इन लिक्विड को क्या कहेंगे, तो इनमें से नाम दे देगा। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है, और या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है। सबसे ज्यादा पूछा गया मिल्क, कई बार पूछा गया मिल्क। इसके अलावा भी पूछ सकते हैं क्रीम, हेयर क्रीम, वेनिशिंग क्रीम,
हर तरह की क्रीम इसमें डाल रखी है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेंशन है वही आपको ध्यान रखना है, मिल्क के अलावा क्रीम, हेयर क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। चलिए इसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की बात करें मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड है, तो इसको हम कहते हैं जेल, ठीक है। इसको हम क्या करें, जेल। बटर, अब देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है कि इंसान को अच्छा खासा कोई चीज आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। अब कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, एनसीईआरटी। अब देखिए एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे पूरा चैप्टर सॉल्यूशन का एनसीईआरटी में, तो वो बटर दो जगह मेंशन कर देता है, मतलब बटर को वो दो जगह मेंशन करता है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस में आता है, ठीक है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि बटर जो है वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, आप चाहो तो एनसीईआरटी चेक करना, वहां पर बटर दो जगह दे रखा है, तो मैं एक बार तो खुद ही कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। फाइनली ये डिसाइड हमने करा है कि लिक्विड इन सॉलिड जेल में आपके बटर एग्जाम्पल आता है, क्योंकि दो तीन बार इसने क्या है अलग अलग जगह अलग अलग में दे दिया, कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। बटर जो है वो आपके किस में आ रहा है, लिक्विड इन सॉलिड, मतलब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और कॉमन नेम क्या है, जेल है। तो बटर एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। उसके अलावा चीज, कर्ड, जेलीस। अब देखिए जेल से जेलीस याद हो जाएगा, कर्ड दही, चीज, ठीक है। इसके बाद गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस है जिसको हम कह रहे हैं फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग वाइट, सोप फॉर्म और लेदर फ्रोथ, ठीक है। वाइप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम। तो देखिए मैंने जो अभी मजाक किया था कि सारी क्रीम इसमें आ गया, ऐसा नहीं है, कुछ क्रीम यहां पर है, कुछ क्रीम यहां पर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टोन यहाँ है, कुछ स्टोन यहाँ है, इसलिए ध्यान से बी केयरफुल। कई बार क्या होता है कि हम याद कर लेते हैं, देखिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, तो वहां पर आपको ऐसा कोई बहुत एफर्ट नहीं लगाना सॉल्व करने के लिए। अगर आपको चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थ्योरेटिकल है। लेकिन ऐसे टॉपिक की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार क्योंकि थ्योरी ज्यादा होती है तो भूल जाते हैं, तो आपको रिवीजन प्रॉपर करना है ताकि आपको याद रहे। अब जैसे मान लीजिए ये आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे रिवीजन नहीं किया और आ गई क्रीम, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाली क्रीम है कि ये वाली क्रीम है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग वाइट, सोप फॉर्म, लेदर फ्रोथ, वाइप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, ठीक है। इसके बाद है गैस इन सॉलिड, मतलब मेन आपकी जो मीडियम है वो सॉलिड है, उसके अंदर क्या है, गैस प्रेजेंट है। सॉलिड फॉर्म कहते हैं प्यूमिक स्टोन, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। इसके अलावा फोम रबर। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आप चाहो तो चेक करना, अच्छे से चेक करना, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं और दे रखा है, कुछ और दे रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम और इस पर रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि ये जो मैंने मैटर बनाया था मैक्सिमम ये वाले चैप्टर का स्पेशली वो मैंने एनसीईआरटी में से बनाया था, इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक करेक्शन बताया था कि आपके जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वहां पर जो डेल एच की वैल्यू वो मैंने एनसीईआरटी से ली थी, लेकिन जब स्टूडेंट ने कमेंट करा एक बार कि टेस्ट सीरीज जब मैंने पुरानी ली थी तो स्टूडेंट ने कमेंट करा सर इसकी वैल्यू कुछ और है, फिर मैंने दूसरी रेफरेंस बुक्स में चेक करी, तब मुझे पता चला कि दूसरी बुक्स में तो कुछ और है। तो कई बार क्या होता है जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तो एक बुक से हम पढ़ते हैं तो हम कर लेते हैं मैटर, लेकिन कई बार उसमें क्या है कुछ मिस्टेक्स निकल जाती है, कोई बात नहीं। तो ये फाइनली हमने क्या करा, पढ़ लिया है, और इसमें से आप मान के चलिए कि एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में तो एक क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है। तो ये मान के चलिए कि सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो 50% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। आगे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स बेस्ड ऑन एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम, मतलब डिस्पर्जन मीडियम के प्रति उसकी एफिनिटी क्या है। एफिनिटी मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ईटीसी मतलब अट्रैक्शन फोर्स कितना है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन। देखिए बेसिकली देखा जाए तो ये सॉल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सॉल की, ठीक है। सॉल का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, जनरली उसकी बात हो रही है। यहाँ पर दो कैटेगरी दे रखी है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। जैसे हम जानते हैं कि फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर। तो जब आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो वहां पर आप कहोगे लायोफोबिक कॉलोइड्स। और जहां पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो वहां पर आप कहोगे लायोफिलिक कॉलोइड्स। तो लायोफिलिक कॉलोइड्स में डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन है,
तो वो आसानी से फॉर्म हो जाएगा, और फॉर्म होने के बाद क्या होगा, स्टेबल भी होगा। ये आसानी से फॉर्म नहीं होगा, और अगर आप उसको फॉर्म कर भी देते हो तो वो आसानी से स्टेबल नहीं होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना, काम में आएंगे अभी पढ़ेंगे जब। तो देखिए लायोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए हमने क्या कहा कि जब दोनों में क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और दूसरा इसको फॉर्म करना आसान है। मतलब आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए आप डिस्पर्जन मीडियम वाटर ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, या सॉल्वेंट आप कह सकते हो, उसमें आप जब ऐड कर रहे हो डिस्पर्स फेज को और उसको घोल रहे हो तो वो आसानी से फॉर्म हो रहा है, या ज्यादा से ज्यादा आपको हल्का सा हीट करना है, मतलब सिंपल आपने मिलाया और हो गया। तो ये आपके क्या है, लायोफिलिक कॉलॉइड्स है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सब्सटेंस हैविंग लार्जर मॉलिक्यूलर साइज सच एज रबर, स्टार्च, गम, जिलेटिन। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करना है कि ये एग्जाम्पल किसके हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स के हैं, रबर, स्टार्च, गम, जिलेटिन। ठीक है, उसका लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक के केस में क्या है कि ये आपके क्या है, अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं, ऊपर से आप कह सकते हो रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि भाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, एटलीस्ट इतना कह सकते हैं। सम स्पेशल मेथड्स, ये ध्यान रखना, सम स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉलॉइड सॉल्यूशन। तो इस केस में आप सिंपल दोनों को मिलाओगे सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, स्पेशल मेथड काम में लेने पड़ते हैं। अब आपके इतने क्वेश्चन नहीं आते तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करा है कि कौन कौन से मेथड हैं, तो यहाँ पर स्पेशल मेथड काम में लेने पड़ रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स के जो कॉलॉइड है वो इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड, या आप मेटल हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर। ठीक है, सल्फर। अब देखिए मेटल जो है वो मेटल के फॉर्म में है, ठीक है, एटम्स के फॉर्म में है। सल्फर जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सल्फर जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो उसका कोई फॉर्मूला होगा, तो या तो आप मुझे फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आप मुझे इसके जो मॉलिक्यूल है उसकी एटॉमिसिटी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जब आप एक मॉलिक्यूल बनाते हो उसमें एटम की संख्या कितनी है, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों चीज क्लियर कर देता हूँ कि लायोफिलिक स्टेबल होता है और ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। इसको हम एक तो बनाते भी मुश्किल से हैं, फिर इसको स्टेबल भी करना पड़ता है हमको। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि लायोफिलिक जो है वो स्टेबल होता है जबकि लायोफोबिक स्टेबल नहीं होता। तो लायोफिलिक के स्टेबल होने का कारण क्या है, उसके स्टेबल होने का कारण ये है कि भाई पहले तो ये आराम से बना लेगा कॉलॉइड, ये मैंने कहा कॉलॉइडल पार्टिकल है। ठीक है, अब ये आप कह सकते हो जो पार्टिकल है कॉलॉइडल वो है। अब जो मीडियम है, क्योंकि आपके अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो ये सॉल्वेटेड हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है इसका। तो सॉल्वेशन होने से ये अलग हो गया, फिर ये दूसरा है इसका, ये सॉल्वेशन हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं कॉलॉइडल पार्टिकल्स वो अलग अलग रहेंगे, सॉल्वेशन की वजह से वो अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, मतलब ऐड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लायोफोबिक है तो यहाँ पर इसका सॉल्वेशन नहीं होगा। अब ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, कि बीच में तो सॉल्वेंट है नहीं, ये चिपक गए, ऐड हो गए मतलब। तो ऐसे ऐड हो के क्या हो जाएगा, पार्टिकल साइज जो कॉलॉइड से वो डिफरेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे, पीपीटी बना लेंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक रीजन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है कि ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका सॉल्वेशन हो जाता है। तो ये सॉल्वेंट जो होता है, या आप कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम होता है, वो उसको जुड़ने नहीं देता है। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा आपके आगे जब गोल्ड नंबर हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप लायोफोबिक को लायोफिलिक से स्टेबल करते हैं, वो आगे आ जाएगा आपके। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्या देखा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पर। तो जैसे हमने अभी एक पढ़ा था कि भाई रेंज क्या है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। अब ये कह रहा है कि साइज के बेस पे, कि हम जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें जो आपने पार्टिकल लिए हैं उसका साइज क्या है, उसके बेस पे भी हमने इसको क्लासीफाई करा है, देख लेते हैं। सबसे पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर रहा है, इट इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एटम्स भी हो सकते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना, मतलब इकट्ठा होकर जुड़ के ये बना रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, विद मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 1 मिली माइक्रोन। मतलब अब अगर साइज जो होता वो 1 मिली माइक्रोन या उससे ज्यादा होता तो ऑटोमेटिक कॉलॉइडल की रेंज में आ गया। लेकिन अब इसको हमको मल्टी मॉलिक्यूलर क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा एटम मिलके बना रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि पहले जो था साइज छोटा था, फिर जब वो बहुत सारे मिल गए तब साइज रेंज में आ गया, किसका, कॉलॉइड की रेंज में आ गया। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एटम्स,
तो गोल्ड एटम अकेला एटम कॉलोइड नहीं है, अकेले एटम का साइज बहुत कम है, लेकिन जब बहुत सारे एटम मिलके बड़ा एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, बल्क बना रहे हैं, तो वो आपके इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। गोल्ड एटम्स, सल्फर मॉलिक्यूल, ये इस टाइप के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूलर, नाम से पता चल रहा है मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्म्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ साइज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलोइडल डायमेंशन, एग्जांपल जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स। तो देखिए इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके लायोफिलिक थे वो आपके स्टार्च, गम, जिलेटिन, तो उसी की रेंज में ये आपके जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन ही आ रहे हैं। इसके बाद है एसोसिएटेड कॉलोइड्स, जिसको आप मिसेल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। कॉलोइडल पार्टिकल आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए ये स्पेशल कंडीशन है कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि कंसेप्ट या फिनोमेना तो सेम ही है, पर ये भी आपके क्या है, जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। पहले साइज छोटा था, जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, जिसकी रेंज, बड़ा मॉलिक्यूल मतलब बड़ा एक एसोसिएट बनाया जिसकी जो रेंज है साइज की वो कॉलोइडल रेंज में आ रही है। ऐसे इसमें है, फर्क क्या है कि इसमें कोई चार्ज नहीं था, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। कॉलोइड में आपने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिया। Colloidal particles are electrolytes that associate at a particular concentration to form particles of colloidal size known as micelle। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो क्या है, जुड़ रहे हैं, और जुड़ के क्या है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं या मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं, स्पीसीज बना रहे हैं, जिसकी रेंज क्या है, कॉलोइडल रेंज में। लेकिन यहाँ पर इसने एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, कॉलोइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रोलाइट, एक तो कंडीशन ये आएगी दैट एसोसिएट एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसंट्रेशन कम है तो कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, या हम कहें मिसेल नहीं बनेगा। तो जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं उससे ज्यादा, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसको आप बेंचमार्क कह सकते हैं, उससे ज्यादा जब कंसंट्रेशन होगी या उतनी कंसंट्रेशन होगी, तब क्या होगा, मिसेल फॉर्म होना स्टार्ट होगा। उसको आप कहते हो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो नॉर्मली आप ये याद कर सकते हो कि जब कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी तब आपके क्या होगा, मिसेल फॉर्म होगा, कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो है वो क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन दे रखी है। मिसेल फॉर्म होने की कंडीशन क्या है कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्राफ्ट टेम्परेचर से, और एक कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए किससे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से, या आप इसको इक्वल टू भी कह सकते हो। बेसिकली हम ग्रेटर देन के फॉर्म में कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिसेल का एग्जाम्पल है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। अब आप सोचेंगे सिंपल ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स तो भी समझ जाते हैं। अब ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स लिखने की क्या जरूरत थी। देखिए सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते क्या है, एक कंसेप्ट होता है सरफेस टेंशन का। क्या कंसेप्ट होता है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो सरफेस टेंशन जो होता है वो एक कंसेप्ट होता है, और उसके बेस पे हम जैसे मान लीजिए कपड़े धो रहे हैं, तो कपड़े हम कैसे धोते हैं, केवल पानी से धोते हैं क्या, पानी से नहीं धोते, या तो हम साबुन काम में लेते हैं, कौन सा, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला नहीं। दूसरा, या फिर हम डिटर्जेंट काम में लेते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं ना सर्फ, डिटर्जेंट को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सर्फ काम में लेते हैं। अब कोई एरियल काम में ले सकता है, कोई सर्फ एक्सेल काम में ले सकता है, etc। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कपड़े धो रहे हैं तो हम केवल पानी से ना धोकर साबुन से या डिटर्जेंट से धोते हैं। उससे होता क्या है, ये आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअल में सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेंदी हो जाएगा और कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स का एग्जाम्पल है सोप और डिटर्जेंट, और इसका काम क्या होता है, सरफेस टेंशन को कम करना। इतना काफी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब जो साबुन है वो क्या बनाते हैं, आपके मिसेल बनाते हैं, और वो आपके जो दाग है उसको निकालने में हेल्प करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा ही देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इस पे कोई दाग लग गया, ठीक है, ग्रीस का लग गया, कुछ भी लग गया, जरूरी नहीं कि ग्रीस का ही लगे, वो डिपेंड करेगा कि आप काम क्या करते हैं। अब आपके जो साबुन है उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले अगर बात करें कि सोप क्या होता है, देखिए आरपीएससी जब स्टार्टिंग में जब स्कूल लेक्चर का हुआ था 2011 या 13 की बात है, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये है कि, पहला का मतलब शीट में आपके पहला ही क्वेश्चन है कि सोप क्या है। तो सोप क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड्स हैं उसके सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट। अब देखिए एसिड जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं तो HCl एसिड है।
अब मैंने HCl में से H हटा के उसमें क्या लगा दिया, काउंटर आयन लगा दिया मेटल का, तो H हटा के Na लगा दिया तो क्या हो गया NaCl। तो HCl एसिड था, मेटल आयन लगा दिया तो क्या हो गया सॉल्ट हो गया। ऐसे ही आपके फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड को सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब RCOOH। लेकिन अगर R में चेन बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब 15 कार्बन है, 16 कार्बन है, 17 कार्बन है, तो वो लंबी चेन हो गई, तो उसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और डिटेल में नहीं जाऊंगा फैटी एसिड्स और क्यों कहते हैं, इतना काफी है कि कार्बन की चेन अगर लंबी है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो वो फैटी एसिड है। फैटी एसिड के सॉल्ट मतलब H हटा दिया आपने, सोडियम और पोटेशियम लगा दिया, तो ये आपके क्या हो गया, सोप का फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा डिटर्जेंट भी पूछते हैं। डिटर्जेंट क्या है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, RSO3Na, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं, ये आपके सॉल्ट है, तो यहाँ पर आपके जो सॉल्ट है उसमें आपके क्या है, दो पार्ट है, एक तो R है कार्बन चेन का पार्ट और ये आयन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये इस टाइप से, तो ये आयन वाला पार्ट हो गया और ये आपके ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। तो आयन वाला जो पार्ट है वो आपके लायोफिलिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है, लायोफिलिक। और जो कार्बन चेन वाला पार्ट है वो लायोफोबिक पार्ट है। तो ये जो लायोफोबिक पार्ट है वो इसमें एंटर हो जाता है। ठीक है, और फिर जब आप इसको झकोलते हो कपड़ों को, ठीक है, तो जब कपड़ों को झकोलते हो तो ये सर्फ के साथ वो क्या होता है, वो जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। और फिर क्या करता है, ये आपके बीच में मान लीजिए ग्रीस हो गया, तो ये आपके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर चला जाता है और ये बाहर रह जाता है। तो इससे क्या होता है, मिसेल फॉर्म होते हैं। इससे क्या होते हैं, मिसेल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके नेगेटिव पार्ट जो है वो आपके आपके जो COO- है वो ग्रुप हो गया और ये आपके कार्बन चेन हो गई। तो ये इस टाइप से क्या होता है, मिसेल फॉर्म होता है। क्लियर। तो इस पे भी आपके RPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे दे रखा है पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होता है, देखिए पेप्टाइजेशन में क्या हो रहा है कि PPT जो फॉर्म हुआ है, बेसिकली हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT की बात कर रहे हैं, मतलब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जो PPT फॉर्म हुआ होता है उससे हम क्या बना रहे हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसको आप पेप्टाइजेशन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। तो वापस से रिपीट कर देता हूं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, PPT है, अवक्षेप है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, कोलोइडल पार्टिकल में या कोलोइडल सॉल्यूशन में। किसकी हेल्प से, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, उसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट PPT या हिंदी में कहते हैं अवक्षेप, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल में, बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब भी मैं थोड़ी देर पहले आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के आपके कोलोइड होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक क्योंकि उनका सॉल्वेशन हो रहा है वो स्टेबल है, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल जो बना है या जो भी आपके पार्टिकल है उसके आसपास सॉल्वेंट आ गया या डिस्पर्जन मीडियम आ गया, तो वो दूसरे से जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, दूर है। लेकिन जो आपके लायोफोबिक होते हैं उसमें आपकी अगर ये एक पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल, अब इसके आसपास सॉल्वेंट तो ज्यादा डिस्पर्जन मीडियम तो होगा नहीं क्योंकि ये फॉबिक है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर ये तीसरा जुड़ जाएगा, फिर चौथा जुड़ जाएगा, ऐसे करके क्या होंगे, वो बड़ा मॉलिक्यूल बना के सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कि PPT बनेगा। अब उसको हमको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्टेबल भी नहीं होता, तो एक तो बनाना मुश्किल है और बन जाए तो उसको स्टेबल रखना मुश्किल है। तो वही कंसेप्ट यहाँ है कि ये PPT बना लेता है। अब PPT से उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का, उससे हम उसको स्टेबल कोलोइडल पार्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बन जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है, PPT है। उसमें हमने क्या ऐड करा, FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करा। तो FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करने का मीनिंग क्या है कि हमने Fe3+ ऐड किया। ठीक है, तो Fe3+ ऐड किया, तो Fe3+ ऐड करने से होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि ये PPT है, ठीक है, ये PPT है, अब इस पे क्या होगा, Fe3+ ऐड होगा, फिर इधर Fe3+ ऐड हो जाएगा। तो ऐसे होगा क्या कि जब इसकी सरफेस पे Fe3+ ऐड होंगे, अब Fe3+ क्या है, एक तरह से कैटायन है, ट्राई पॉजिटिव कैटायन है। तो जब वो सरफेस पे ऐड होना शुरू होगा
तो वो आयन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो जो पीपीटी था, तो ये जब दूर होगा तो ये इसको साथ में लेके निकल जाएगा। तो जब साथ में लेके निकल जाएगा तो मतलब जो पीपीटी था FeOH होल थ्राइस का, वो भी है साथ में, और साथ में Fe3+ भी है। तो जब ये निकल जाएगा तो फाइनली होगा क्या कि एक तो हो गया कोलोइडल पार्टिकल, ये हो गया, ये मैंने कह दिया किसका है, FeOH होल थ्राइस का, ठीक है। ये किसका पार्टिकल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये मैंने कहा कि ये आपके कोलोइडल पार्टिकल हो गया FeOH होल थ्राइस का। और अगर ये ऐसा ही होता तो ये आपस में जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, वापस से पीपीटी बना लेते, लेकिन अब इसकी सरफेस पे क्या हो गया, Fe3+ ऐड हो गए, ठीक है। इतने हैं कि भाई वो रिपेल भी कर रहे हैं लेकिन वो स्टेबल है। अब ये Fe3+ एड्सॉर्ब हो गए FeOH होल थ्राइस पे, तो अब क्या है कि इस पे एक पर्टिकुलर चार्ज आ गया पार्टिकल पे, तो जो दूसरा वाला जो होगा पार्टिकल, उस पे भी सेम चार्ज होगा, तो ये प्लस है तो दूसरा वाला भी प्लस होगा, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, अगर जुड़ जाते तो बड़ा मॉलिक्यूल बना के सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये से स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी काम आती है पेप्टाइजेशन में, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये। तो आपने क्या करा कि ये जो आपके पीपीटी था उसमें आपने डाला सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, फेरिक हाइड्रोक्साइड के केस में आपने FeCl3 सॉल्यूशन डाला, मतलब Fe3+ आयन डाला, जो कि एड्सॉर्ब हो गया, और ये इसको क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, ठीक है। चलिए आगे दे रखा है, AgCl PPT इज पेप्टाइज्ड बाय एडिंग AgNO3 और KCl सॉल्यूशन। अब ये आगे आपके और आ जाएगा कि ये हम दोनों काम में लेंगे तो कैसे क्या होगा, वो आपके आगे और आ जाएगा। AgCl PPT जो है उसको पेप्टाइज करने के लिए हम AgNO3 भी काम में लेते हैं और KCl भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक अलग इलेक्ट्रोलाइट है। बेसिक टेंडेंसी ये होती है कि जो कॉमन आयन है वो एड्सॉर्ब होता है नॉर्मल केस में, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि AgCl का PPT है, अब AgNO3 होगा तो Ag एड्सॉर्ब हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड है तो Cl कॉमन है तो ये एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे और आ जाएगा डिटेल में ठीक है। SnO2 का जो पीपीटी है उसमें स्मॉल अमाउंट में हम डाइल्यूट HCl डालेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दे रखा है व्हेन अ प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड और बेरियम सल्फेट इज कंटिन्यूअसली वॉश्ड विद वाटर। तो अगर कॉपर सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के पीपीटी को आप कंटिन्यूअसली वॉश करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पेप्टाइज्ड हो जाएगा, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए लेकिन पूछ सकते हैं। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पेप्टाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी आपके आएगा और अभी थ्योरी में जिसपे क्वेश्चन आते हैं। आगे दे रखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो आपने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए हैं उसको आप प्यूरिफाई कैसे करोगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, सिंपल सा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। आपको पता होना चाहिए कि किस टर्म का मीनिंग क्या है, पेप्टाइजेशन का मीनिंग क्या है, डायलाइसिस का मीनिंग क्या है। आप देखिए डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये 3 मेथड दे रखे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के। तो डायलाइसिस में क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम अ कॉलोइड। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलॉइड और कॉलोइड को सेपरेट कर रहे हैं। तो जब आप सेपरेट करोगे तो कॉलोइड अलग हो जाएगा, क्रिस्टलॉइड अलग हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कह रहे हैं। बाय डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन थ्रू अ पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। तो देखिए हमने जो आज की क्लास स्टार्ट की थी वो हमने स्टार्ट की थी क्रिस्टलॉइड और कॉलोइड से, और दोनों में हमने डिफरेंस क्या कहा था कि पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूज हो जाता है वो क्रिस्टलॉइड है, और जो डिफ्यूज नहीं होता वो कॉलोइड है। तो आपने एक पार्चमेंट पेपर ले लिया या एनिमल मेम्ब्रेन ले ली, उसमें आपने दोनों ले लिए सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो क्रिस्टलॉइड तो निकल जाएगा, लेकिन जो कॉलोइड है वो वहीं के वहीं अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये आपके डायलाइसिस कहलाता है। इसके बाद आपने कह दिया इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो नाम से पता चल रहा है कि डायलाइसिस तो है लेकिन साथ में क्या है, इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि पहले जब आपने पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन लिया था, या समझ लीजिए उसका एक बैग लिया था, तो सिंपल था, उसमें आपके फ्लो आप करा रहे हो सॉल्वेंट का, तो वो आपके क्रिस्टलाइड निकल रहा है। लेकिन अब आपने क्या करा, उसको फास्ट करने के लिए प्रोसेस को, ये थोड़ा स्लो रहता है, आपने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक आपके पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन का, पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन का क्या है, आपके
बैग है और आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाने से हुआ क्या कि अगर आपके क्रिस्टलाइट इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है, मतलब इम्प्योरिटी मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या दे रखी है इलेक्ट्रोडायलाइसिस में, देखिए ये क्या है, पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने क्या कह दिया कि पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन का एक बैग ले लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड लगाने से होगा क्या, सेपरेशन ऑफ आयनिक इम्प्योरिटीज। तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो मेथड है ये आयनिक इम्प्योरिटीज के लिए लागू हो रहा है या अप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करा, इम्प्योरिटीज मान लीजिए पॉजिटिव आयन है और आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो ये इलेक्ट्रोड की वजह से ये क्या होगा, फास्टली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। तो डायलिसिस भी हो रहा है, साथ में आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो प्रोसेस क्या हो गया, फास्ट हो गया, स्पीड अप हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, इफ फिल्टर पेपर आर इम्प्रेग्नेटेड, मतलब आप उसमें फिल कर रहे हैं विद कॉलोइडन, अगर आप फिल्टर पेपर में कॉलोइडन डालते हैं, देयर पोर साइज गेट रिड्यूस्ड, उसका पोर साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इससे जो फिल्ट्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आगे दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है। प्रॉपर्टीज क्या दे रखी है, फर्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। अब देखिए नाम से आपको पता चल रहा है ब्राउनियन मूवमेंट, आपने पढ़ा होगा, देख लेते हैं क्या दे रखा है, रैंडम एंड जिगजैग मोशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रैंडम और जिगजैग, जिगजैग मतलब इस तरीके से, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़े पाथ के बाद फिर वापस से चेंज हो जाती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, इसको जिगजैग कहते हैं। रैंडम एंड जिगजैग मोशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पर जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो रैंडम और जिगजैग मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। आगे दे रखा है टिंडल इफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो स्टार्टिंग में देखा था प्रॉपर्टीज, वहां पर शॉर्ट में आई थी, तो टिंडल इफेक्ट आया था। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, कॉलोइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। तो जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन स्कैटर, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इट इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस, मतलब ये आपके कॉलोइडल पार्टिकल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उसके बाद वापस से स्कैटर्ड कर दी ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप कह सकते हो, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यहाँ पर ये स्कैटरिंग कर रहे हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम। अब इससे हो क्या रहा है कि जो आपके लाइट आ रही थी उसका पाथ दिखने लग जाता है, ठीक है। जैसे क्या कर रहा है ये, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेट्स, इल्यूमिनेट्स का मतलब वो लाइट आपको दिखती है, इल्यूमिनेट्स द पाथ ऑफ बीम। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है, तो जब लाइट ट्रेवल करती है तो एक्चुअल में वो हमको दिखती नहीं है। अब आप सोचोगे हमने तो देख रखी है, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर उसके पाथ में कुछ भी मीडियम नहीं है तो वो दिखेगी नहीं आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है इसलिए वो आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में हुआ क्या, कॉलोइडल पार्टिकल्स थे, उसने क्या करा, लाइट को एब्जॉर्ब करा और स्कैटर्ड कर दिया। स्कैटर्ड करने से जो उसका बीम का जो पाथ था वो आपको इल्यूमिनेट हो गया, मतलब दिखने लग गया, दिखाई देने लग गया। इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो कलर होता है वो आपको ब्लू दिखाई देता है, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो आपको आसमान नहीं दिखाई देगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो स्पेस है वहां पर, अब देखिए जो सूरज है वो तो सबके लिए है। अब आप ऐसे सोचेंगे भाई हम तो लाइट देखते हैं जब हमको दिखाई देता है, तो आप देखिए सूर्य तो उस प्रकाश का सोर्स तो है ही, लेकिन अर्थ पे हमको लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन जो बीच का जो पाथ है, सूरज तो दिखाई देगा आपको, उसका कलर दिखाई देगा, लेकिन जो बीच का जो पाथ है वो आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब आप वो एटमॉस्फेयर में आता है तब आपको, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, तो वहां पर आपको स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। ये इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट, जुगनू आपने नाम सुना होगा, जुगनू रात को दिखाई देता है, उसका कारण भी यही है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे दे रखा है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड
colloidal particles towards either of the oppositely charged electrode under the influence of an electrical potential। अब देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रोडायलाइसिस पढ़ा था। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में कंडीशन क्या थी, वहां पर हमने पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन ले लिया था और उसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया था। तो वहां पर वो मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, क्रिस्टलॉइड को तो जाने दे रही है लेकिन कोलोइड को जाने नहीं दे रही। अब यहाँ पर हमने कोई मेम्ब्रेन नहीं ली है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है, देखिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उस पर चार्ज होता है, ठीक है, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स है जिसपे चार्ज प्रेजेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोलोइडल पार्टिकल टुवर्ड्स आइदर ऑफ द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पॉजिटिव है, तो ये कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इसको अभी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था। पेप्टाइजेशन में हमने पहला एग्जांपल क्या लिया था, फ्रेशली फेरिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी। उसको हमने FeCl3 सॉल्यूशन डाला और उससे हमने क्या बना लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो FeOH होल थ्राइस था उसकी सरफेस पे कौन से पार्टिकल एड्सॉर्ब थे, Fe3+, मतलब उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। तो जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस में आप क्या कर रहे हो कि आप पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हो जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करते हैं, लास्ट में जाके वो इलेक्ट्रोड पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे मैं आपको जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।